23 अगस्त शाम के 6:04 पर जब चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सेफ टचडाउन किया, Sir, we have achieved soft landing on the moon. उसके बाद से ही हम सभी इंडियंस उस टाइम का इंतजार कर रहे थे जब हमें विक्रम से रोवर के बाहर आने और मून की सरफेस पर मून वॉक करने की वीडियो और पिक्चर्स देखने को मिलेगी। पर शुरुआत में इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडिंग के कारण थ्रस्टर से उड़ी हुई मून सॉइल्स एंड पार्टिकल्स को दोबारा सरफेस पर सेटल होने का टाइम दिया, ताकि जब प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आए तो उसके सेंसर्स और कैमरास पर मून डस्ट जमा ना हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में करीब 4 घंटों का समय लग गया, जिसके बाद वो 23 अगस्त रात के 10 बजे के दौरान ही वो लम्हा आ गया जब इसरो के वैज्ञानिकों के इंस्ट्रक्शंस पर विक्रम लैंडर का रैंप ओपन हुआ, जहां से प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे बाहर आया, जिसकी फर्स्ट इमेजेस को देखकर एक्चुअली में मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। बट इन पिक्चर्स की क्वालिटी में हम रोवर की डिटेल्स को ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाए, क्योंकि अभी ये इमेज इतनी प्रोसेस्ड नहीं थी। पर रिसेंटली इसरो ने प्रज्ञान रोवर की फुल्ली प्रोसेस्ड फर्स्ट HD वीडियो फुटेज एंड पिक्चर्स को रिलीज किया है, जिसमें हमें रोवर विक्रम से बाहर आते हुए ही नहीं बल्कि मून की सरफेस पर चलते हुए भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मून पर मौजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की कुछ ऐसी ही क्लियर वीडियो फुटेजेस को देखेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि इन 14 दिनों के दौरान चंद्रयान-3 के साइंटिफिक पेलोड्स किस तरह मून की सरफेस पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो शुरुआत प्रज्ञान रोवर की फर्स्ट वीडियो से ही करते हैं, जिसमें आप क्लियरली विक्रम लैंडर के रैंप से प्रज्ञान रोवर को मून के सरफेस पर अपने पहले कदम को रखते हुए देख सकते हैं। एंड क्योंकि ये फुटेज फुल्ली प्रोसेस्ड है, इसीलिए ये काफी ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड है, जिसके कारण इन इमेजेस में आपको प्रज्ञान रोवर की भी छोटी छोटी डिटेल देखने को मिल जाती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में आप क्लियरली रोवर के लेफ्ट साइड में माउंटेड एक बड़ी सी सोलर पैनल भी देख सकते हो। इसी सोलर पैनल से रोवर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके अपनी बैटरी चार्ज करते हुए अपने साइंटिफिक पेलोड से एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेगा। अब इन इमेज में आप रोवर के पीछे लेफ्ट से आती सनलाइट को भी देख सकते हैं, जिसके कारण रोवर की शैडो हमें राइट साइड में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि हम तो बात कर रहे थे कि साउथ पोल पर डार्क जोन है जहां पर सनलाइट ही नहीं आती, तो इन इमेजेस में सनलाइट आखिर आ कहां से रही है? तो देखो, यहाँ पर आपको कुछ चीजों को समझना होगा। पहला तो ये कि चंद्रयान-3 एक्यूरेटली मून के 90 डिग्री साउथ पोल पर नहीं उतरा है, बल्कि हम मून के 70 डिग्री पर साउथ पोलर रीजन में लैंड किए हैं। लेकिन इस बात का सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक्चुअल फैक्ट तो यही है कि मून के डे टाइम में उसके साउथ पोल पर भी सनलाइट आती ही है, क्योंकि यहाँ पर सन होराइजन में एलिवेट करता है, यानी यहाँ पर सनराइज और सनसेट एक परफेक्ट कर्व होराइजन में होता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप मून के इस रीजन में खड़े होंगे तो सूरज आपके सर के ऊपर नहीं बल्कि आपके साइड्स में होगा। अब सूरज की इस यूनिक पोजीशन के कारण मून का साउथ पोल, जिस पर क्रेटर्स की भरमार है, उस रीजन में जो कई किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर में फैले लो एलिवेशन क्रेटर्स है, वहां पर सनलाइट पहुंचती ही नहीं है और बिलियंस ऑफ सालों से ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए मून के साउथ पोल को हम डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। एंड यही एक रीजन है जिसके चलते वैज्ञानिक इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है कि मून के इन क्रेटर्स में पानी आइस के फॉर्म में लार्ज अमाउंट में मौजूद हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रयान-1 इसकी डिस्कवरी कंफर्म भी कर चुका है। और हम चाहते तो विक्रम लैंडर को मून के साउथ पोल के किसी बड़े क्रेटर के अंदर उतार सकते थे जहां पर अंधेरा रहता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होती कि ऐसी सिचुएशन में हमें हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए एनर्जी फिर कहां से मिलेगी, क्योंकि रोवर और लैंडर दोनों ही सोलर एनर्जी पर ही काम करने के लिए बने हैं। यानी इन कंडीशन में हमारे साइंटिफिक पेलोड्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, जो कि इस पूरे मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर विक्रम और प्रज्ञान रोवर मून के साउथ पोल पर कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं? वेल, नहीं जानते तो डोंट वरी यार, बिकॉज प्रज्ञान रोवर की ये फर्स्ट मून वॉक वीडियो को देखने के बाद अब हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं मून के 100 by 100 सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल के साइंटिफिक पेलोड के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भले ही चंद्रयान-3 का हिस्सा हो,
लेकिन ये मून पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर रिसर्च कर रहा है। नाउ आई नो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब अर्थ पर ही रिसर्च करनी थी तो अर्थ के ऑर्बिट से क्यों नहीं किया, मून के ऑर्बिट में जाकर अर्थ पर रिसर्च करने का क्या लॉजिक है। वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जिस लिए अर्थ पर रिसर्च की जा रही है उसके लिए उसे अर्थ से ज्यादा दूर होने की जरूरत है। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल के साइंटिफिक पेलोड का नाम है शेप, यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसका काम है अर्थ से आने वाले स्पेक्ट्रोग्राफ को मेजर करना। अब इस रिसर्च का मकसद सिंपल सा है कि हम इसकी मदद से एक यूनिक स्पेक्ट्रम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि यूनिवर्स के हजारों हैबिटेबल प्लैनेट्स जो हम ढूंढ चुके हैं ना, उनमें से आने वाले स्पेक्ट्रम से इस यूनिक पैटर्न को मैच करके हम इस बात की पॉसिबिलिटीज का पता लगा सके कि क्या वहां पर लाइफ मौजूद है या वो प्लैनेट इस लायक है कि वहां पर लाइफ हो सके। पर आखिर किसी प्लैनेट से आने वाला लाइट स्पेक्ट्रम हमें उस प्लैनेट से रिलेटेड लाइफ की डिटेल्स के बारे में कैसे बता सकता है। अब इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा लाइट के बारे में समझना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट अपने आप में एक डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक मिक्सचर होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब लाइट के इस वाइड स्पेक्ट्रम में केवल एक छोटा सा विजिबल स्पेक्ट्रम पार्ट ही हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी इंफ्रारेड और माइक्रोवेव जैसे स्पेक्ट्रम्स हमारी आंखों के लिए इनविजिबल होता है, लेकिन इन्हें हमारे एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काफी आसानी से पढ़ सकते हैं। और जहां से ये लाइट स्पेक्ट्रम आ रहे हैं उस सोर्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स इनके जरिए जानी जा सकती है। क्योंकि देखो, यूनिवर्स में मौजूद हर एक एलिमेंट की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें अगर उस मैटर पर कोई लाइट पड़ती है तो उस लाइट स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट उस एलिमेंट द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बचा हुआ स्पेक्ट्रम वो एलिमेंट वापस एमिट कर देता है। और बाद में यही एमिटेड स्पेक्ट्रम यूनिवर्स में हजारों लाखों लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करते हैं, जिनमें उस एलिमेंट और उस ओरिजिन की वो मिसिंग स्पेक्ट्रम की डिटेल्स स्टोर होती है। ऐसे में अगर हम भी उन हैबिटेबल प्लैनेट से आने वाले एमिटेड लाइट स्पेक्ट्रम को कैप्चर करके उसमें ऐसे यूनिक पैटर्न्स को ढूंढ पाते हैं जो हमारी अर्थ के लाइट स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं, जो अर्थ की लाइफ से जुड़े हैं, तो हम उन यूनिक स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज के बेस पर यह दावा कर सकते हैं कि उन एक्सोप्लैनेट्स पर भी लाइफ मौजूद है या नहीं। चलिए अब आता है हमारा सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, विक्रम लैंडर। अब देखो, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि चंद्रयान 3 के सभी मॉड्यूल्स में से इस पर सबसे ज्यादा यानी कि 4 साइंटिफिक पेलोड्स मौजूद हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे। नंबर 1, रंभा एलपी पेलोड। अब ये पेलोड एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मून के प्लाज्मा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड डेटा को मेजर करेगा। वेल हाँ, मून के पास भी अपना एक एटमॉस्फेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की तरह गैसों से नहीं बल्कि प्लाज्मा यानी कि आयोनाइज्ड गैसेस, चार्ज्ड एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड हाई चार्ज रेडियो एक्टिव पार्टिकल से भरा हुआ है। पर सवाल ये आता है कि आखिर मून के पास ये प्लाज्मा एटमॉस्फेयर आया कहां से? तो इसका जवाब है वहीं से जहां से पृथ्वी पर एनर्जी आती है, यानी कि सूरज से। अब जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा सूरज लिटरली हॉट प्लाज्मा की एक बड़ी सी गेंद है, जिसमें से हर सेकंड एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा प्लाज्मा के रूप में सूरज अपने चारों ओर रिलीज करता जाता है, जो बाद में उसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स और मून से जाकर टकराता है, जो इतना पावरफुल होता है कि एक पूरे हरे भरे प्लैनेट को एक बंजर जमीन में बदल सकता है। अब हमें तो यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अर्थ के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। पर हमारे प्यारे चंदा मामा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसीलिए सूरज से आने वाला सारा प्लाज्मा इसके सरफेस को झेलना पड़ता है और इसकी ग्रेविटी के कारण इसकी काफी अच्छी अमाउंट इसके एटमॉस्फेयर में चारों ओर फंस जाती है, जिससे मून की सरफेस और सरफेस की कुछ किलोमीटर ऊपर तक एक आयोनाइज्ड प्लाज्मा लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसे हम मून का एटमॉस्फेयर कहते हैं। और दोस्तों, इसी एटमॉस्फेयर की प्लाज्मा डेंसिटी और कॉम्पोजिशन जैसे अदर पैरामीटर्स को हम रंभा एलपी पेलोड के जरिए कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2, चेस्ट यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका काम है मून की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करना। इन सिंपल वर्ड्स आप इसे मून का थर्मोमीटर कह सकते हैं। और जिस तरह थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें उसे अपने मुंह में रखना पड़ता है ना, उसी तरह चेस्ट को डिप्लॉय करने के लिए भी पहले विक्रम लैंडर को ड्रिल के जरिए मून के सरफेस में करीब 10 सेंटीमीटर का होल करना होगा, जिसके बाद चेस्ट को उस होल में डाला जाएगा, जिसके बिल्कुल टॉप पर एक छोटा सा हीटर भी लगा होगा जो मून सरफेस में अंदर तक जाकर हीट जनरेट करेगा, जिसके बाद में इसमें लगे सेंसर से मून सॉइल में उस हीट की कंडक्टिविटी और उससे मून की सॉइल की डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसे मेजर किया जाएगा। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इस पेलोड ने चांद की सरफेस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। और अब तो विक्रम लैंडर चेस्टी द्वारा कलेक्ट किए जाने वाले लूनार टेम्परेचर वेरिएशन डेटा भी लगातार इसरो के आइडिएशन तक भेज रहा है। देखो, ये है वो डेटा जिसका ग्राफ हम अभी देख रहे हैं,
ये ग्राफ दो तरह के मेजरमेंट पर बेस्ड है, जिसमें y एक्सिस पर हमें डेप्थ को मिलीमीटर में शो किया गया है, जहां पर विक्रम लैंडर ड्रिल करते हुए इसे लूनार सरफेस के अंदर डाल रहा है, और x एक्सिस पर हम सरफेस के अंदर की ओर जाते हुए टेम्परेचर के वेरिएशन को डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं। नाउ अब थोड़ा फोकस करो, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये y एक्सिस पर जो 20 मिलीमीटर की मेजरमेंट लिखी है ना, ये हाइट तब की है जब चेस्टी पेलोड विक्रम लैंडर पर लगा हुआ था, जहाँ का टेम्परेचर हमें ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो आप y एक्सिस पर 0 मिलीमीटर की मेजरमेंट देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ड्रिलिंग हार्डवेयर के जरिए चेस्टी मून सरफेस को टच करता है, जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के करीब है। पर अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे साइंस का मैजिक होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ से विक्रम लैंडर ड्रिल के जरिए चेस्ट को केवल मून सरफेस के 80 मिलीमीटर तक लेकर जाता है, उस गहराई में मून की सॉइल के टेम्परेचर में ड्रामेटिक ड्रॉप आता है, और ये ड्रॉप कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि इतना ज्यादा है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जो कि आप चार्ट में देख ही पा रहे हैं कि केवल 80 मिलीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर खोदने पर, जो कि मेरी एक उंगली के बराबर की गहराई है, इतनी सी गहराई पर ही मून की सरफेस के टेम्परेचर में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाता है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अब आप कहोगे कि कौशिक भाई, इस सडन टेम्परेचर ड्रॉप का हमें क्या फायदा है? तो देखो, फायदा है और बहुत बड़ा वाला फायदा है। तो यहाँ पर समझिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि पानी यानी कि H2O 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने पर आइस के फॉर्म में रहता है, और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर वो भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब क्योंकि मून की सरफेस का टेम्परेचर हमेशा ही 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, इसीलिए उसकी सरफेस पर तो पानी का मिलना नामुमकिन ही है, जो कि हमें दिखता भी है। पर क्योंकि इसकी सरफेस के कुछ ही मिलीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर वाटर आइस मून सॉइल के कुछ ही मीटर नीचे मौजूद होंगी। और ये चार्ट एक तरह की कंफर्मेशन है कि हम मून की सरफेस के नीचे लार्ज अमाउंट में वाटर आइस ढूंढने के काफी ज्यादा करीब है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये मिशन, जो पहले ही एक हिस्टोरिकल मिशन बन चुका है, इस मिशन की डिस्कवरी से हमारे आने वाले मिशन की सारी रूपरेखा ही बदल जाएगी। अब इस डेटा की हमें इसीलिए भी जरूरत है क्योंकि फ्यूचर में मून पर किए जाने वाले माइनिंग्स एंड कॉलोनाइजेशन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें हीटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। इसलिए हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि मून की सरफेस पर इंस्ट्रूमेंट की हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 3, इल्सा, जिसका पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, और इस नाम से ही आप ये समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग मून पर सिस्मिसिटी को मेजर करने के लिए किया जाएगा। पर आखिर क्यों? मून पर तो कोई टेक्टोनिक प्लेट्स है ही नहीं, तो आखिर वहां पर सिस्मिक एक्टिविटी को कैसे मापा जाएगा? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मून पर भले ही कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, पर फिर भी वहां पर भूकंप आते हैं। तो देखो, होता क्या है ना कि मून अर्थ की ग्रेविटी में टाइडली लॉक्ड है, जिसके कारण जब वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है तो अर्थ की ग्रेविटी फोर्स के चलते कई बार मून अपने ऑर्बिट में शेक करने लगता है, और इसी से जनरेट होने वाली वाइब्रेशन को हम इल्सा इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करने वाले हैं। क्योंकि इस वाइब्रेशन की वजह से हम मून के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, जो कि आज भी हम ह्यूमंस के लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है। नंबर 4, LRA यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। वेल, ये इंस्ट्रूमेंट इसरो का नहीं है बल्कि ये नासा का है, जिसे विक्रम लैंडर के टॉप पर माउंट किया गया है। अब ये है वो इक्विपमेंट जिसे आप अपनी पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो एक छोटे से मेटल पीस की तरह है जिसमें छोटे छोटे रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे हैं। पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मिरर का मून पर काम ही क्या है? तो देखो, इसका काम है और काफी इंपॉर्टेंट काम है, और वो है मून और अर्थ के बीच की एक परफेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना। अब शायद आपको ऑलरेडी ही पता होगा कि अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने मून की सरफेस पर एक बड़ा रिफ्लेक्टर मिरर छोड़ा था, जो इसीलिए छोड़ा गया था ताकि अर्थ से लेजर बीम को जब मून पर मौजूद मिरर्स पर मारा जाएगा तो वहां से लाइट के रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक वापस आने की टाइमिंग को रिकॉर्ड करके हम फॉर्मूलाज की मदद से अर्थ और मून के बीच की प्रिसाइज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह हम अब तक मून के अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के दौरान अलग अलग समय पर अर्थ और मून की डिस्टेंस को नापते आ रहे हैं। पर अब हमारे इक्विपमेंट काफी एडवांस हो चुके हैं, इसीलिए फ्यूचर मून मिशंस के लिए हमें और भी एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए। इसलिए नासा ने इस बार एक नया और एडवांस रिफ्लेक्टिव मिरर चंद्रयान 3 पर भेजा है, ताकि लेजर के जरिए हम दोबारा से मून और अर्थ की डिस्टेंस को मेजर कर सके। चलिए अब आते हैं प्रज्ञान रोवर पर लगे साइंटिफिक पेलोड्स पर। तो देखो, रोवर पर टोटल 2 साइंटिफिक पेलोड्स लगे, APXS एंड LIBS। पर उनके बारे में जानने
से पहले प्रज्ञान रोवर की एक और प्रोसेस्ड मून वॉक वीडियो फुटेज देख लेते हैं। तो देखो, इस वीडियो में आप प्रज्ञान रोवर को लैंडर से दूर जाते हुए देख सकते हो, बट डोंट वरी गाइस, क्योंकि प्रज्ञान रोवर लैंडर से 500 मीटर के रेडियस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन की ये एक लिमिट है। रोवर्स साइंटिफिक पेलोड्स। नंबर 1, APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका काम है मून सॉइल की कॉम्पोजिशन का पता लगाना कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स या फिर एलिमेंट्स मौजूद है। तो देखो, जो ये इमेज अभी आप देख रहे हो ना, ये है APXS, जो रोवर के आगे किसी हेडलाइट की तरह लगा हुआ है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये देखने में किसी मशीन गन की तरह लगता है, जिसके बीच में एक सेंसर है और चारों ओर 6 छोटे छोटे राउंड बॉक्सेस बने हैं, जिसमें काफी डेंजरस रेडियो एक्टिव पदार्थ कॉल्ड क्यूरियम 244 रखा गया है। क्यूरियम 244 काफी रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब क्योंकि ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल एंड एक्सरेज को एमिट करता है, तो जब साइंटिस्ट इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे तो रोवर पर लगा ये इंस्ट्रूमेंट मून सरफेस की ओर पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद इसके इन बॉक्स में मौजूद क्यूरियम से अल्फा एंड एक्सरे पार्टिकल्स निकलेंगे, जो मून सॉइल पर डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगे और इन स्पेक्ट्रम की लाइट मून सॉइल द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, जो इसके बीच में लगे सेंसर द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि स्पेक्ट्रोग्राफ में उस पदार्थ के सोर्स और उसमें मौजूद एलिमेंट्स की काफी हिडन डिटेल्स छुपी होती है, तो यहां पर भी इसी तकनीक का प्रयोग करते हुए हम मून सॉइल में मौजूद एलिमेंट्स की पहचान कर पाएंगे। नंबर 2, LIBS। वेल देखो, ये हमारा लास्ट और फाइनल पेलोड है, जो कि रोवर पर ही माउंटेड है और उसका पूरा नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। वेल आप यहां पर नाम से ही पहचान गए होंगे कि ये भी स्पेक्ट्रम की मदद से मून सॉइल में एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए लेजर को यूज करेगा, जिसके रिजल्ट काफी एक्यूरेट भी होंगे। तो देखो, इसकी वर्किंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इसे आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। तो यहाँ पर LIBS इंस्ट्रूमेंट के लेजर यही काम करती है। वो मून सॉइल पर पहले हाई चार्ज लेजर मारेंगे, ताकि सॉइल में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट में जाकर प्लाज्मा क्रिएट करे, और फिर बाद में जब वो एनर्जी स्पेक्ट्रम को रिलीज करेंगे तो रोवर में लगे सेंसर से उन स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करेंगे और उसमें मौजूद पैटर्न को आइडेंटिफाई करके वहां पर एलिमेंट्स की डिस्कवरी करेंगे। नाउ आई नो कि ये काफी अमेजिंग है ना? वेल, साइंस है ही अमेजिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट हमें इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।